अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये लैटिट्यूड E5440 ये क्या नाम होता? सर ये लैपटॉप का नाम है, तो चेंज उससे ही करने का साइन इन हो क्या गया है। होता? साइन इन होते हुए चेंज करने का ऑप्शन देता है अपना नाम। सर ये ऑलरेडी हुआ था ना, सिर्फ मीटिंग ज्वाइन हुई है। अटेंडेंस लगाओ सारे अपनी। अच्छा भाई, ये मतलब की स्क्रीन सबको दिख रही है सिमुलिंक वाली? यस यस सर। सर। अच्छा, तो लास्ट लैब तक मैंने आई होप के चारों ब्लॉक्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और इनका यूज़ किया है, और इससे हमें क्या क्या फ़वाइद मिल रहे हैं वो मैं 9th लैब तक बता चुका हूँ। 2 लैब्स में मैंने 2-2 ब्लॉक सेट अलग-अलग करके बनाए थे, और ये दोनों ब्लॉक सेट जो हैं ये एक्चुअली सबसिस्टम्स हैं। हर सबसिस्टम के अंदर कुछ कोडिंग हुई हुई है, कुछ ब्लॉक सेट्स लगे हुए हैं। कुछ ब्लॉक सेट जो हैं वो मेरी मैटलैब कोडिंग से इंटरलिंक्ड हैं, और कुछ को मैं डायरेक्ट इनपुट देके आउटपुट चेक कर रहा हूँ। कुछ में मेरे आउटपुट जो हैं वो सिर्फ एज अ डिस्प्ले हैं, जस्ट लाइक मेरे सेंसर्स, और कुछ में मेरे इनपुट के बाद जो आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ करने के काबिल हैं। खैर, कौन से इनपुट्स कहाँ यूज़ हो रहे थे वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ लास्ट लैब में। आई होप कि काफ़ी हद तक लोगों ने लैब्स तो देखी नहीं होंगी, जो हालांकि मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। और इतना मुझे यकीन है कि जो मैं अब कराने जा रहा हूँ वो भी किसी को या तो समझ में नहीं आएगा या कोई ध्यान नहीं देगा। तो खैर, पहले दिन से कह रहा हूँ कि पहली जो लैब है वहीं से स्टार्ट लेके चलो, क्योंकि हर लैब इंटरलिंक्ड है, और पहली लैब नहीं करोगे तो दूसरी समझ नहीं आएगी, दूसरी नहीं करोगे तो तीसरी समझ नहीं आएगी, इसी तरह फर्दर ऑन। तो शुरू से अगर लैब असेंडिंग वाइज करते रहोगे तो यहाँ तक क्या हो रहा है वो प्रॉपर समझ में आता रहेगा। जस्ट लाइक मैंने कहा था कि यहाँ पे इस लैब के अंदर जो हम सिमुलिंक के अंदर या मैटलैब में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें दोनों सॉफ्टवेयर्स की नीड है, दोनों डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स की नीड है जो हमने इससे पहले जिस पे अपने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किए थे, जस्ट लाइक द XFLR एंड डेटकॉम। यहाँ पे इस सिमुलिंक के अंदर मेरी डेटकॉम की फ़ाइल भी यूज़ हो रही है, और मेरी XFLR में जो भी मुझसे रिज़ल्ट मेरे पास जनरेट होके आ रहे थे वो भी यूजेबल हैं। तो मैं दोनों से फ़वाइद हासिल कर रहा हूँ और दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ। खैर, ये 4 ब्लॉक्स हमने बना लिए थे, एक FCS, एरोडायनेमिक, एनवायरनमेंट और फ्लाइट सेंसर। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ पहले दिन से यहाँ लगी हुई है, ये 2-3 चीज़ें। ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि 10th लैब जो है, शायद इसका मैनुअल मैंने LMS पे अपलोड किया, नहीं किया है तो कर दूंगा। उसमें सिंपल सा मेथड है, जो भी मैंने अपना एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया हुआ था डेटकॉम के ऊपर, उस डेटकॉम के डिज़ाइन एयरक्राफ्ट की जो मेरी फाइल थी उसको मैं चेक करना चाहूँगा अब मेरे फ्लाइट गियर पे। अच्छा, पहली बात तो ये कि फ्लाइट गियर पे ये इंपोर्ट तो हो जाएगा। फ्लाइट गियर पे मुझे अपना एयरक्राफ्ट बना बनाया सेम डिज़ाइन का, सेम कलर का शो भी होगा, मगर मैंने ये बात भी पहले से बताई हुई है आप लोगों को कि ये बहुत बेसिक हम लेवल पे काम करते हुए चल रहे हैं। पहला बेसिक हमारा काम ये था कि हमने अपने दोनों डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स में अपने एयरक्राफ्ट के कोई भी कंट्रोल सरफेसेस डिज़ाइन नहीं किए थे, जस्ट लाइक एलिवेटर, रडर, एलेरॉन, फ्लैप्स, कुछ भी स्पीड ब्रेक्स वगैरह कोई भी चीज़ें हमने इसमें एड ऑन्स नहीं की थी। हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे बनाया था कि एक सिंपल सा मेरे पास विंग है, मेरे पास टेल है और एक मेरी बॉडी है। मैंने ना इसमें प्रॉप लगाया, ना लैंडिंग गियर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया।
तो जाहिर सी बात है मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाई हैं, तो मैं अपने एयरक्राफ्ट को रनवे से टेक ऑफ नहीं करवा सकता। अगर मैं जस्ट फ्लाइट गियर ओपन करके अपने एयरक्राफ्ट को लेकर अगर मैं फ्लाई मोड पे जाऊंगा तो वो हैंग करेगा, वो करप्ट हो जाएगा। वजह सिंपल सी यही है क्योंकि उसके पास वो बेसिक चीज़ें नहीं हैं जिसके थ्रू वो मेरे एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सके। ना उसमें एलिवेटर लगे हुए हैं, ना उसमें एलेरॉन है, ना उसमें लैंडिंग गियर है, ना उसमें कोई इंजन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली वो उसको ग्राउंड लेवल से टेक ऑफ करके फ्लाई नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने एयरक्राफ्ट को एज अ ग्लाइडर फॉर्म में मिड एयर ले जाके उस पर टेस्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक डिफाइंड अल्टीट्यूड पे होगा, एक डिफाइंड हाइट पे होगा। मेरी यहाँ से सिमलिंग पे डिज़ाइन जो भी वैल्यूज़ होंगी या जो भी वैल्यूज़ मैंने इनपुट यहाँ से दे रहा हूँ, उसकी बेसिस पे मैं अपने एयरक्राफ्ट का रिस्पॉन्स चेक कर सकता हूँ। मगर वो भी रिस्पॉन्स इन अ फॉर्म ऑफ हड होता है। मुझे जस्ट ये पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ अपनी सेट करनी है जिसकी बेसिस पे मैं अपने एयरक्राफ्ट को स्टेबल कर सकता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है हम बना रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऑटो पायलट बनाना चाह रहा हूँ एक तरीके से। तो जाहिर सी बात है ऑटो पायलट में तो मेरा पहला जहन यही काम करता है कि मैं जिस अल्टीट्यूड पे अपने एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट पे स्विच करूँ, वो उसी ऑल्टीट्यूड पे उसी फ्लाइट कंडीशंस पे ये कंटिन्यूसली फ्लाई करता रहे। या दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने मैपिंग वगैरह की हुई है, या मैंने इसको सारे डिजायर्ड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पहले से बताए हुए हैं। तो जब भी मैं इसको ऑटो पायलट पे स्विच करता हूँ तो जहाँ पे इसको बैंक करना है, जहाँ पे उसको टर्न करना है, वो अपने हिसाब से अपनी डायरेक्टरी के हिसाब से वो टर्न होता रहता है। मगर फिलहाल बेसिक लेवल है। तो मेरा एम ये है कि मैं इसे जिस पॉइंट पे ऑटो पायलट पे स्विच करूँ, ये वहीं पे अपने हिसाब से अपने आप को स्टेबल कर ले। हाँ, ये फर्क पड़ेगा कि मैंने इसे बताया हुआ था कि भाई 300 फीट पे जाके आपने स्टेबल होना है, मैंने इसे 250 पे लाके ऑटो पायलट पे डाल दिया, तो ऑब्वियसली ये अपने आप को 300 पे लाएगा, ये 300 पहुंचेगा और फिर स्टेबल होगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें फायदेमंद होंगी। बाकी जो मेरी मेजर चीजें हैं कि भाई ये टेरेन खुद से चेक करेगा और टेरेन के हिसाब से अपने आप को स्टेबल करेगा, ये चीजें नहीं होंगी इसके अंदर। या मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसे कीट से छोड़ा और मेरे घर तक आके ये ऑटो पायलट पे फ्लाई होता रहे, तो ऑब्वियसली ये भी इसके अंदर एक ऑप्शन नहीं है फिलहाल। बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल पे मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, मैं अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर सकता हूँ कि भाई जो चीज़ें मैंने यहाँ से इनपुट दी हैं उस हिसाब से मेरा एयरक्राफ्ट स्टेबल हो भी रहा है या नहीं। खैर, इनिशियली मेरे पास क्या है कि ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये मैं कहाँ से ऐड करूँ और इनका क्या यूज़ है और इसमें मुझे क्या वैल्यूज़ पुट करनी है। तो स्टार्टिंग में मैं जस्ट लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में सबसे पहली बात ये कि इसमें जो मैं 2018 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अब 17 में आई डोंट नो कि आपको मिलेगा या नहीं, मगर 18 और 18 प्लस के जो भी आप लोगों के पास मैटलैब हैं उसमें आपके पास एरोस्पेस के ब्लॉक सेट जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है। तो अब तक जो भी मैं यूज़ करता आ रहा था एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी में या एनवायरनमेंट में फ्लैट सेंसर्स में, जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, वो सारे ब्लॉक सेट्स आप लोगों को यहाँ पे पहले से मिल जाएंगे। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ एरोस्पेस ब्लॉक सेट में आना। फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रही है, वो मिल जाएंगी चीज़ें। अब मैं एरोडायनेमिक्स के उसमें आया हूँ, तो मेरे पास ये देखो digital.com का पहले से मौजूद है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा ढूंढेंगे, मिल जाएगी। अगर नहीं भी ढूंढना है तो मैंने लेक्चर में हर ब्लॉक सेट का नाम बताया हुआ है, उस नाम के हिसाब से अपने ब्लॉक सेट्स ढूंढ के आप लोग ऐड कर सकते हैं। खैर, करंटली मुझे अभी एक ये अपना रन स्क्रिप्ट चाहिए और मुझे एक फ्लैट गियर का मॉड्यूल चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पे फ्लैट सेंसर्स में आया और इंटरफेसिस में आ गया। तो मुझे यहाँ पे मेरा एक 6 ऑफ एनिमेशन का ब्लॉक भी मिल गया और मुझे मेरी जनरेट ट्रांसक्रिप्ट का भी ब्लॉक भी मिल गया। दोनों यहीं पे मौजूद है। अच्छा, दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या है भाई, मैंने पहले वाले को डबल क्लिक किया तो ये कुछ वैल्यूज मुझसे मांग रहा है। अच्छा, डेटा फ्लो किस हिसाब से रखना है, फिलहाल मैंने सिर्फ सेंड पे रखना है, मैंने कुछ रिसीव नहीं करना है फ्लाइट गियर से। तो मैं जस्ट यहाँ से अभी सेंड के ऑप्शन पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देन मेरे एयरक्राफ्ट का नाम क्या है वो नाम मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा।
सही है। मैंने अपने एयरपोर्ट की आईडी कौन सी रखनी है, अच्छा ये एयरपोर्ट की आईडी, रनवे आईडी, रनवे आईडी, ये सब मैं आप लोगों को लेक्चर 7 में बता चुका हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी आप लोग फ्लाइट सिमुलेटर ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको अपना रनवे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है या एयरपोर्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो वो एयरपोर्ट की एक मखसूस आईडीज भी होती हैं और रनवे आईडी भी होती है, तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देन इनिशियल ऑल्टीट्यूड कितना रखना है वो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप इनिशियली कोई भी ऑल्टीट्यूड रख लें। अच्छा ये ऑल्टीट्यूड बेहतर ये है कि वही रखें जो आपने पहले एफ में अपनी हाइट पे अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहे थे। अब वहाँ पे अगर आपने 300 फीट रखा हुआ है तो यहाँ पे भी 300 फीट ही रखना। अभी मैंने तो रैंडम रखी हुई है वैल्यूज, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ चेक करवाना चाह रहा हूँ कि एरर किस तरीके से रिजॉल्व होंगे। तो मैं अभी यहाँ पे इसको 5000 ही रहने दूंगा। और यहाँ पे जो आपके एफ में था उस पे मेरे ख्याल में अभी मैंने 50 के अराउंड कुछ रखा हुआ है। तो आप लोग जो भी रखेंगे वो सिमिलर रखना, अलग अलग नहीं रखना। देन इनिशियल हेडिंग जो है वो 273 ही रहने दें और ऑफसेट डिस्टेंस 0 रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये सारी वैल्यूज फिल करके आप लोगों ने कर देना है। ओके। अच्छा इसको लगाने का फायदा क्या था, मेरा जनरल ट्रांसक्रिप्ट को लगाने का फायदा ये है कि भाई मुझे अपने फ्लाइट गियर को मैटलैब के साथ इंटरलिंक करके चलाना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा फ्लाइट गियर जो चले वहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट भी आए और मेरा एयरक्राफ्ट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सिमुलिंक के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये मेरा रन स्क्रिप्ट मेरा जो चल रहा है ये बैक एंड पे एक बैच फाइल के थ्रू चल रहा है। अब बैच फाइल क्या होती है भाई, बैच फाइल मेरी होती है एक विंडोज फाइल। जिस तरीके से आप लोगों का CMD रन हो रहा होता है इस तरीके से एक डॉट बैट करके एक फाइल होती है जो विंडोज की बैच फाइल होती है, उसमें विंडोज की कुछ कोड्स होते हैं। और अभी फिलहाल जो मेरा कोड है जो जिसमें जो बैट फाइल जो मैंने रन की हुई है वो क्या कर रही है भाई कि अगर मैं उसको डबल क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्टली इस डायरेक्टरी में जाएगी और जाके मेरी इस फाइल को चला देगी। अब ये डायरेक्टरी क्या है और ये फाइल क्या है भाई, डायरेक्टरी ये है जहाँ पे मेरा फ्लाइट गेट इंस्टॉल्ड, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों का सी प्रोग्राम फाइल्स भी हो सकता है। मेरी डायरेक्टरी ये थी तो मैंने जस्ट अपनी डायरेक्टरी ला के कॉपी पेस्ट कर दी है। वही डायरेक्टरी मेरी यहाँ पे भी रखी हुई है। और बिन के फोल्डर में जाके FGFS के नाम से फ्लाइट गियर होता है तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये कैसे आई है डायरेक्टरी ये भी मैं दिखाई देता हूँ, एक मिनट। मेरे पास ये फ्लाइट गियर है 2017 का, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओपन फाइल लोकेशन पे चला गया। ओपन फाइल लोकेशन पे ये नाम देख लो, FGFS करके मेरा नाम आ रहा है। अब ये FGFS नाम है तो ऑब्वियसली मुझे यही नाम यूज़ करना है, तो यही नाम मैंने रख दिया है यहाँ पे। और ये है बिन के फोल्डर में तो मैंने बिन रख के स्लैश लगा के FGFS लिख दिया। सेकेंडली ये वाला जो लिंक है वो कहाँ से आ रहा है, डेटा का है ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे डेटा में एंटर हो गया, मैंने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा तो ये मेरी लाइन आ जाएगी डी से। सही है। इसके अलावा जो मेरा ऊपर वाला है सिंपल सेम यही है, बस एंड में से डेटा और स्लैश को माइनस कर देना और ये पूरी लाइन आप लोगों के पास कॉपी पेस्ट कर देनी है। बिल्कुल CMD की तरह ही काम कर रहा है कि भाई मैं पहले अपनी डायरेक्टरी में गया, सी थी डी थी कोई भी थी जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ। देन मैंने CD किया क्योंकि मैंने अपने इस फोल्डर को ओपन करवाना। देन फोल्डर को ओपन करवा के मैंने अपने एक रूट को सेलेक्ट किया कि भाई डेटा में चले जाना। डेटा में मेरा जाने का मकसद था कि मैं अपने एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डेटा में जाने के बाद यहाँ मेरे एयरक्राफ्ट में जाने के बाद मेरा एयरक्राफ्ट है, तो मैं जाहिर सी बात है मैं डेटा में जाने के बाद अपना एयरक्राफ्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जस्ट इसे बताया कि भाई मैंने डेटा की डायरेक्टरी में जाना है फला फोल्डर की, और उस फोल्डर में जाने के बाद मेरे एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करना और मेरे एयरक्राफ्ट का मैंने अपना नाम बता दिया। तो आपका जो भी नाम है एयरक्राफ्ट का वो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे चेंज कर देना है, अपनी डायरेक्टरी चेंज कर देनी है। ये बिन FGFS को वैसे ही रहने देना, एयरक्राफ्ट का नाम वही रहने देना और यहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट वही रहने देना जो लिखा हुआ है, और अपना एयरक्राफ्ट का नाम यहाँ पे चेंज कर देना। बस छोटा सा काम है, ये फाइल वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, बनाने की जरूरत नहीं है। देन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा ये कुछ चीज़ें फिर मैं दोबारा एक दूसरे ब्लॉक सेट से बताता हूँ मेरे पास। अच्छा मैंने एक और ब्लॉक उठाया हुआ है फ्लाइट गियर का, जो मेरे
इन वैल्यूज को फ्लाइट गियर पे इंपोर्ट करवाएगा। मतलब मैं सिमलिंक के थ्रू फ्लाइट गियर पे एक्सपोर्ट करूंगा कुछ वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या है भाई? यहाँ पे बना हुआ है कुछ सिंबल्स। वो सिंबल्स, एक मिनट, अगर ये जूम हो जाता है तो अच्छा। अच्छा भाई, सिंबल छोटे छोटे से बने हुए मेरे पास यहाँ पे फिलहाल मुझे दिख रहा है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और हाइट। और ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और हाइट को मैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड भी कह सकता हूँ। तो ये LLA जो है ये मेरे एनवायरनमेंट के ब्लॉक से मुझे मिल रहा था। जब पिछला लेक्चर अगर देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये LLA का ब्लॉक मुझे यहाँ से मिल रहा था, मैंने अपनी वही वैल्यूज को यहाँ पे आउट करवा दिया था। इसके अलावा मेरे पास फाई, थीटा और साई की वैल्यूज मुझे चाहिए। मतलब मेरे तीनों एंगल्स मुझे चाहिए। तीनों एंगल्स मतलब मेरे तीनों कंट्रोल सरफेसेस के एंगल्स। तो वो तीनों एंगल्स मुझे मेरे FCS के ब्लॉक से मिल रहे थे। तो वही तीनों मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिए। और चूंकि मुझे सिंगल लाइन में इनपुट चाहिए तो मैंने दोनों को मक्स लगा के एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक बस लगा दिया मैंने, और मैंने सारी वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करवा दिया। अच्छा, ये इस पे खास नाम लिखा हुआ है कि भाई ये वर्जन 3.0 है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है बड़ा। मैं आपको दोनों सॉफ्टवेयर दे दूंगा, वर्जन 3.0 भी और वर्जन 2017 भी। कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, ये हर वर्जन पे चल जाता है। खैर, इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये वर्जन का सिलेक्शन का ऑप्शन भी देता है। अब मैं वर्जन 2017.2 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो खैर इसमें ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो मैं कोई भी सेलेक्ट कर लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हर फ्लाइट गियर पे कम्युनिकेट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। देन आप लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट बतानी है, सॉरी एड्रेस बताना है डेस्टिनेशन का। जनरल IP मैंने डाल देनी है। हम जब एक्सपीरियंस से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब भी हम अपनी जनरल IP से कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल IP अपनी डाल रहा हूँ 127.0.0.1। और डेस्टिनेशन पोर्ट, अच्छा डेस्टिनेशन पोर्ट जिस तरह मेरी फ्लाइट गियर की अलग अलग होती हैं, ओ सॉरी एक्सपीरियंस की अलग अलग होती हैं, वहाँ पे मैंशनड होती हैं, मुझे भी फिलहाल याद नहीं है मगर कुछ इसी तरीके की होती है। तो यहाँ पे भी इसकी खुद की भी डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं, प्री डिफाइंड है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है भाई 5500। अच्छा, इसमें सेंड की भी होती है, रिसीव की भी होती है, हर तरह की पोर्ट्स होती हैं। और मैं अपने सैंपल टाइम को भाई मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से ये ऑपरेट हो। तो फिलहाल जिस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसका सैंपल टाइम कैलकुलेट किया गया है बाकायदा। और ये सैंपल टाइम कैलकुलेट किया गया था उन एक्सप्रेशंस के थ्रू जो मैंने आप लोगों को लैब 8 में बताई थी, जिसमें मैं अपनी XFLR की वैल्यूज़ को पुट कर रहा था और जो एक्चुअली यहाँ पे आ रही थी इन स्टेट स्पेसिस के अंदर। तो वो पहले से कैलकुलेटेड है, इसलिए हमने 1/30 पहले से मैंने रखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, मैंने 5500 सेलेक्ट किया है। तो 5500 यहाँ पे भी देख सकते हैं मौजूद है, एक सेंड का है, एक रिसीव का है और एक रैंडम मैंने रखा हुआ है। तो इनमें से अगर मैं कोई भी पुट करूँगा फिलहाल आई थिंक चल जाएगा, आपकी वैल्यूज सेंड हो जाएंगी। मगर प्रेफरेबल है कि 5500 को पुट किया जाए। सही है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आई थिंक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो फिलहाल जो यहाँ पे वैल्यूज़ हों वो रहने दीजिएगा। बाकी जो एयरपोर्ट वगैरह और रनवे ID जो वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे भी डालना ज़रूरी है। इनेबल स्टार्ट में मैंने अपने फ्लाइट गियर को पॉज रखा हुआ होगा, वो जस्ट मैं P दबाऊंगा तो वो अनपॉज हो जाता है। मगर पॉज रखने की वजह, खैर मैंने फ़िलहाल पॉज रखा हुआ होगा। ऑल्टीट्यूड चेंज कर लेना अपना, जो भी आप लोगों ने रखना। हेडिंग 273 आई होप सही है। देन बाकी जो भी चीज़ें हैं वो जैसी हैं वैसी रहने दें, कोई इशू नहीं है इससे। अच्छा, अब क्या करना होगा भाई? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब मैं अपने सिमलिंक को रन करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली अभी ये देखें कि रेड रेड पे आया हुआ है। तो मुझे इस रेड रेड का मतलब ये है कि फ़िलहाल इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, ये वैल्यूज़ पिक कर रहा है वर्क स्पेस के थ्रू, और फिलहाल वर्क स्पेस मेरा एम्प्टी है। तो मैंने अपनी सारी फाइल्स इसके अंदर इंपोर्ट करवानी है। अब सारी फाइल्स इंपोर्ट करवानी है, मैंने इसके लिए एक पहले से अपना एक सिस्टम बना दिया। भाई मुझे लेटरल की वैल्यूज़ भी इंपोर्ट करवानी थी, मुझे लॉन्गिट्यूडनल भी इंपोर्ट करवानी होती थी। तो मैं एक एक को अलग अलग यहाँ पे कमांड विंडो से इंसर्ट करता था तो मेरी वर्क स्पेस में वैल्यूज़ आ जाती थी। देन मैं अपना एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करवाता था, जो भी मेरे एयरक्राफ्ट का नाम था डॉट आउट करके वो मैं इंपोर्ट करवाता था।
देन होता ये था कि भाई जब मेरी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट हो जाता था, यहाँ पे एयरक्राफ्ट की सारी वैल्यूज इंपोर्ट हो जाती थी, तो उनमें कॉर्ड और स्पैन की वैल्यूज नहीं होती थी। वो मुझे अलग से उसके अंदर जाके वर्कस्पेस में हर दफ़ा ऐड करनी पड़ती थी। तो मैंने इसका सिंपल हल ये निकाला है कि भाई मैंने एक फ़ाइल बना दी मैटलैब की .m की कोडेड फाइल। मैं उनमें ये सारी फाइल वैल्यूज़ लिख दी हैं जो जो मुझे चलानी होती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लेटरल मैंने चलानी थी, मैंने लेटरल लिख दी है, लॉन्गिट्यूड लिख दी है, जो भी मैंने अपने एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करवाना था वो लिख दिया है, और उनमें जो जो वैल्यूज़ मिसिंग होती थी मैंने वो भी लिख दिया है। तो मैं जस्ट अपने इस फाइल को रन करूँगा, और रन करने पे सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली वर्कस्पेस में ऐड हो जाएंगी। थोड़ी सी देर ये लगाता है फाइल वगैरह पिक करने में। अच्छा, दूसरी बात का ये दोबारा ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो जो फाइल आप लोगों ने रन करनी हो, जस्ट सपोज ये लेटरल की फाइल हो या लॉन्गिट्यूड की फाइल हो या आपके एयरक्राफ्ट की डॉट आउट की फाइल हो, जो भी फाइल हो वो सारी आपकी यहाँ पे करंट फोल्डर में मौजूद होनी चाहिए। जो भी आप लोग अपनी फाइल रन कर रहे हैं सिमलिंक की, SLX की, उसके साथ बाकी सारी फाइल्स भी मौजूद होनी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की मौजूद है, लेटरल की है, मेरे एयरक्राफ्ट की आउटपुट की फाइल मौजूद है, सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से मौजूद होनी चाहिए। और जो ये आप शॉर्टकट बनाओगे अपना सिमुलेशन का, जो भी मैंने बनाया वो भी यहीं पे होना चाहिए। अच्छा, ये सब तो हो गया मेरा सिमलिंग बेस्ड, या मतलब सिमलिंग बेस्ड ही किया है मैंने अब तक। मैंने अपनी सारी फाइल्स को और जो जो मेरे एडिशनल ब्लॉक्स है वो भी मैंने ऐड करवा दिए इसके अंदर। अब मेरी एक चीज़ रह गई है, मेरे एयरक्राफ्ट को फ्लाइट गेट के अंदर इंपोर्ट करवाना। तो मैं दोबारा उसी फोल्डर पे आ जाता हूँ। अच्छा, मैंने भाई फ्लाइट गियर को इंस्टॉल किया हुआ है फला फोल्डर में, जो भी फोल्डर है उस फोल्डर में जाके आप लोग फ्लाइट गियर के इस फोल्डर में आ जाए। दो तीन चीज़ें दिख रही हैं, बिन डेटा अनइंस्टॉल। अच्छा, बिन में तो भाई अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपने फ्लाइट गियर को रन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मेरा कोई काम नहीं है। हाँ, अगर मैं डेटा में इंसर्ट होता हूँ, मतलब डेटा के अंदर अगर मैं आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है एयरक्राफ्ट के नाम से, मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। देन यहाँ पे कुछ मेरे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो मैंने कुछ इंपोर्ट भी करवाए हैं, और कुछ जेनरिक भी होते हैं इसके अंदर, और कुछ बने बनाए मुझे ऑटोमेटिकली मिल भी जाते हैं, जो मैं डायरेक्ट इसमें लगा के रन करके प्ले भी कर सकता हूँ। फिलहाल जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो है सारिम के नाम से। अच्छा, ये आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ आएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के बाद जो भी फोल्डर का आपका नाम हो वो रख देना, जो भी एयरक्राफ्ट का नाम हो, क्योंकि उसकी डायरेक्टरी में उसको पता होना ज़रूरी है कि भाई वो कौन से फोल्डर को एक्सेस कर रहा है। वो डेटा के अंदर तो आ जाएगा, डेटा के अंदर एयरक्राफ्ट में भी आ जाएगा, देन इससे फोल्डर का नाम पता होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं रन एफ में आ जाऊँ, तो ये देखो एयरक्राफ्ट के बाद ये फोल्डर का नाम है, तो ये फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, फोल्डर का नाम मेरे पास आ गया, ये रहा, मैं इस फोल्डर के अंदर एंटर हो गया। अच्छा, इसमें भी अच्छी खासी चीज़ है, तो ये सब डालना ज़रूरी नहीं है। जो जो काम के फोल्डर है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो काम के फोल्डर में आप लोगों के पास ये कि मॉडल की फ़ाइल होती है, और ये दो फाइल्स होती हैं बस। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टार्टिंग स्क्रीन पे कोई आपका एयरक्राफ्ट की फ़ाइल बनी हुई आ रही हो, तो आप लोग जेपीजी बना लेना, वो जेपीजी आप लोगों के पास शो हो जाएगी वहाँ पे स्क्रीन पर। सही है, तो अब क्या है भाई, इसके अंदर मॉडल की फ़ाइल है मेरे पास, और XML की फ़ाइल है, और XML सेट की फ़ाइल थी मेरे पास। अच्छा, ये आप मेरे पास आ रहा है भाई सारिम डॉट ए सी। ये सारिम डॉट ए सी की फ़ाइल मेरे पास जनरेट हुई थी जब मैंने डेटकॉम पे काम किया था। मेरी फाइल का नाम था सारिम डॉट डी सी एम। मैंने उसके अंदर अपनी सारी चेंजेस की, वैल्यूज़ की, सब कुछ किया मैंने। उसके बाद उस डॉट डी सी एम की फ़ाइल को रन किया। तो रन करने के बाद मेरे पास मेरे उसी नाम से डॉट आउट की फ़ाइल भी जनरेट हुई थी, उसके साथ डॉट सी एस वी मतलब एक्सेल की फ़ाइल भी जनरेट हुई थी, और डॉट ए सी की फ़ाइल भी जनरेट हुई थी। तो ये डॉट ए सी की फ़ाइल जो है ये एक्चुअली मेरे एयरक्राफ्ट का एक 3D मॉडल होता है, जो मैं कहीं पे भी ले जाके इंपोर्ट करवा के उसे प्ले करके देख सकता हूँ। तो मैंने जस्ट उस फाइल को पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब आप लोग डॉट कॉम के फोल्डर में जाओगे तो ये वाली फाइल डॉट ए सी के नाम से मिल जाएगी। अच्छा, वो मैंने कर दिया। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये XML की फ़ाइल दे दूंगा। ये XML की फ़ाइल जस्ट मैंने कुछ इसके अंदर चेंजेस करनी है, अमेंडमेंट करनी है। वो क्या है, छोटी छोटी सी मैं बता देता हूँ। अच्छा, होगा ये कि ये जो फाइल्स हैं XML की, ये एक्चुअली मेरे एयरक्राफ्ट की
मतलब अगर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दूँ ना, तो ये इसे रनवे से फ्लाइट भी करवा देगा, इसे एयरक्राफ्ट में फ्लाई भी कर देगा और लैंड भी करवा देगा। तो इसके अंदर फिलहाल सारी की सारी वैल्यूज़ पहले से मौजूद है। तो जो वैल्यूज़ फिलहाल मेरे काम की है वो मैं पुट कर दूंगा, बाकी वैल्यूज़ मैं नहीं भी डालूँ कोई मसला नहीं है। वो कुछ एरर जनरेट करेगा, कुछ सीनरीज वगैरह गायब कर देगा, मगर एटलीस्ट मेरा एयरक्राफ्ट शो हो जाएगा, तो कोई मसले की बात नहीं है अगर मैं कोई वैल्यूज़ पुट ना करूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे देख रहे हो एलिवेटर की मुझसे वैल्यूज़ वगैरह मांग रहा है, तो अगर मैं एलिवेटर की वैल्यूज़ नहीं भी पुट करूँ तो कोई मसला नहीं है, मेरा एयरक्राफ्ट में अपना रिस्पॉन्स चेक कर सकूँगा। अच्छा, इस फाइल को ओपन करके पहला तो ये नाम चेंज कर देना। ऑब्वियसली बाहर मेरा एयरक्राफ्ट का नाम है sarim.ac, तो आप लोग अपने एयरक्राफ्ट के हिसाब से अपने नाम रख देना यहाँ पे, जो भी फाइल का नाम हो, जो भी एयरक्राफ्ट का नाम हो .ac करके यहाँ पे रख देना। सही है, फिलहाल इसमें आई थिंक और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ यही कर देना। और बाहर जो आपकी फाइल का नाम है उस नाम को भी चेंज कर देना। अब मैंने जाहिर सी बात है भाई, हर जगह सारिम सारिम लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे आप लोगों को सारिम दिखे वहाँ वहाँ पे अपना अपना एयरक्राफ्ट का नाम लिख देना, जो भी आप लोगों ने नाम रखा हो। देन बाहर मेरे पास दो फाइल्स हैं, sarim.xml और sarim-set.xml। इनमें भी फिलहाल मैंने बस यही करना है, मेरे एयरक्राफ्ट का जहाँ जहाँ पे आप लोगों को नाम दिखे वहाँ नाम चेंज कर देना। हाँ, बस सेट वाली फाइल में ये होगा कि चाहो तो भाई ऑथर वगैरह भी चेंज कर दो, मर्जी है तुम्हारी। पहली फाइल में बस ये होगा कि आप लोगों का कुछ वैल्यूज पुट करनी होंगी। लिखा हुआ है यहाँ पे विंग एरिया की वैल्यू क्या है। अच्छा, फिट में मांग रहा है तो यहाँ पे फिट स्क्वायर में लिख देना, चेंज मत करना, फिट स्क्वायर या फिट में जो भी है। अगर अब आप लोगों ने मीटर में कैलकुलेट किया हुआ है या इंचेस में किया हुआ है तो फिट में कन्वर्ट करके ही लिख देना, क्योंकि एक वैल्यू चेंज करोगे तो फिर हर जगह से आप लोगों को डायमेंशन चेंज करनी पड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि फिट में लिखा हुआ तो फिट में ही जाने दो। तो विंग एरिया आ गया, स्पैन आ गया, कॉर्ड, हॉरिजॉन्टल टेल और वर्टिकल टेल। आर्म वगैरह की वैल्यू छोड़ दो, बस हॉरिजॉन्टल टेल और वर्टिकल टेल वगैरह की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना। कुछ चीज़ें हैं कैलिब्रेशन के लिए चाहिए होती हैं, इसलिए हमसे मांगता है, तो हमें प्रोवाइड करने में आए हो, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, जैसे आपने वैल्यू उठा के पेस्ट ही करनी है। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारी सर सिर्फ ये वैल्यूज है। 3 बेसिक वैल्यूज हमें चेंज करनी होंगी, हाँ, ये वैल्यूज आप लोगों को पहले से पता है ना, आप लोगों ने कैलकुलेट वगैरह की हुई हैं। बाकी सारी और वैल्यूज तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। हाँ, एज इट इज तो में उस इसलिए पे छोड़ने एरर्स को, नहीं आएंगे सर? एरर्स आएंगे, मैं यही कह रहा हूँ, एरर्स जनरेट होंगे, मगर उससे मेरी एयरक्राफ्ट का जो फाइल जो शो हो रही होगी ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कैलिब्रेशन भी मुझसे प्रॉपर हो जाएगी और मेरे जो आउटपुट्स हैं वो भी प्रॉपर मुझे दिखेंगे। इन वैल्यूज से बस मेरा ये फर्क पड़ रहा है। देखो, इसमें एलेरॉन तो मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने एलिवेटर तो लगाया ठीक है। ही नहीं है, तो उन एलिवेटर और ठीक है। एलेरॉन के एक्चुअली प्लेसमेंट्स यहाँ पे गिवन है एक्स वाई सही। पोजीशन में। अब जब मैंने लगाया ही नहीं है तो ऑब्वियसली कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए ना। सही। जब मैं इन वैल्यूज को, जब मैं उन कंट्रोल सरफेसेस को, देखो मैं पहले भी ये कहा कि मैं बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ, हर चीज को पहले ये सिखाया जाता है कि भाई 2+2 कैसे करना है। बाकी 4+4 8+8 तो आप लोग की खुद की मेहनत है, जितना कर रहा हूँ। किसी का इंटरेस्ट है, किसी ने करना है आगे, तो वो पूछ सकता है, बता दूंगा। मगर आगे जितना आप लोग बढ़ना चाहो वो कर सकते हो, जितना जिसकी मर्जी है, जितना जिसको शौक हो। क्योंकि अगर मैं खुद से ये सारी चीजें करवाने बैठूंगा तो आपकी 25-26 लैब्स तो यहीं पे हो जाएंगी, सिर्फ इसी सिमुलिंग और मैटलैब के अंदर। तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यूज दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना एयरक्राफ्ट इन दो